अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि जो सिजेरियन है उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं। ये मोस्टली यानी कि ये कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है डॉक्टर से कि हमारा पहले सिजेरियन हुआ है तो उसके बाद जो है वो हमारी नॉर्मल डिलीवरी जो है वो हो सकती है कि नहीं। ये हर किसी का ड्रीम होता है नॉर्मल डिलीवरी का कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो। उसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि एक तो आपकी रिकवरी जल्दी हो जाती है, आपको जो है वो इन्फेक्शन का डर नहीं होता जो कि सिजेरियन में होता है कि अंदर कट्स लगते हैं, स्टिचेस लगते हैं, तो वहाँ इन्फेक्शन का डर होता है। तो एज़ कम्पेयर टू यानी कि नॉर्मल डिलीवरी जो है वो सिजेरियन सेक्शन में इन्फेक्शन का डर ज़्यादा होता है, नॉर्मल डिलीवरी में इन्फेक्शन का डर जो है वो कम होता है। दूसरी बात ये है कि आपको जो है जल्दी हॉस्पिटल से जो है वो डिस्चार्ज कर दिया जाता है। आपको हॉस्पिटल का जो स्टे है वो शॉर्ट टाइम होता है, यानी कि बहुत थोड़ी देर रहना पड़ता है आपको। और उसके अलावा ये भी बेबी के लिहाज से ये बेनिफिट है कि जब बेबी पेन्स लेके डिलीवर किया जाता है, नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू डिलीवर किया जाता है, तो उसकी इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। वो यानी कि एज़ कम्पेयर टू सिजेरियन सेक्शन बेबी, नॉर्मल डिलीवरी का जो बेबी होता है वो उसकी जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है इम्यूनिटी होती है। नेचुरल डिलीवरी से पैदा होने वाले बेबी के जो लंग्स जो हैं वो भी बहुत यानी कि मैच्योर होते हैं, जिसकी वजह से उसका ब्रीदिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है जी। सो यस, आपकी यानी कि आफ्टर सिजेरियन नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन उसमें जो है वो बहुत सारी टर्म्स होती हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनको मेडिकली जो है वो डॉक्टर्स को ऑब्जर्व करना पड़ता है, देखना पड़ता है, कि जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट जो है वो उसकी एबिलिटी है, वो कैपेबल है नॉर्मल डिलीवरी के लिए या नहीं। नॉर्मल डिलीवरी जो है वो सिजेरियन सेक्शन के बाद जो है वो एक तो डिपेंड करती है कि सबसे पहले जो यानी कि आपका सिजेरियन हो चुका है वो उसमें मतलब कि आपका जो है वो किस वजह से हुआ था, प्रॉब्लम फाइंड आउट की जाती है वो किस वजह से हुआ था। अगर तो वो इस वजह से हुआ था कि आपकी जो है यूट्रस उसकी ओपनिंग नहीं हुई थी, या आपकी जो है पेल्विक है उसका जो है एरिया या उसका जो डायमीटर है वो शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू बेबी हेड, यानी कि बेबी का जो हेड है उसके कंपेयर में, यानी कि पेल्विक जो है, पेल्विक बोन आपकी वो छोटी है, तो हरगिज़ आपका जो है वो नॉर्मल अभी भी सेकंड टाइम पे या थर्ड टाइम पे नहीं हो सकता। ठीक है जी। अगर आप हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, आपका बीपी जो है एकदम से शूट कर जाता है, तब तो भी आपकी जो है वो एनवीडी या नॉर्मल डिलीवरी जो है वो नहीं हो सकती, क्योंकि ये ऐसी कंडीशंस होती हैं कि इनमें जो है वो बिल्कुल भी चांस नहीं लिया जाता कि नॉर्मल डिलीवरी जो है वो पेशेंट की जाए। ऑन द अदर हैंड ये भी होता है कि मतलब कि पहले ऐसी कंडीशन होती है कि आपका प्लेसेंटा जो है वो लोअर होता है, या प्लेसेंटा प्रीविया का आपको इशू होता है, ठीक है, लो लाइंग प्लेसेंटा होता है, या पेशेंट को स्पॉटिंग वगैरह का इशू होता है। सो इस तरह की कंडीशंस होती हैं जो अब अगर सेकंड प्रेगनेंसी में आपके साथ ऐसा कोई मसला नहीं है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। शर्त यह है कि आपका जो है सेकंड बेबी के और फर्स्ट बेबी दोनों के दरमियान जो गैप है आपकी प्रेगनेंसी का वो कम से कम 2 साल का गैप होना चाहिए, यानी कि जब आपकी डिलीवरी होनी है उस टाइम पे जो है आपका पहला बेबी वो कम से कम 2 साल का हो, तो ये चांस होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी की जा सकती है। वो भी अगर सर्कमस्टांसेस जो हैं अगर नॉर्मल डिलीवरी को सपोर्ट कर रहे हैं, या आपके फिजिकल या मेडिकल फैक्टर्स आपके जो हैं जो के डॉक्टर्स को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, वो अगर नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जो है वो जा रहे हैं तो यकीनन आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। डॉक्टर्स जो हैं आपको खुद रिकमेंड करेंगे कि आप नॉर्मल डिलीवरी की ट्रायल लें। ठीक है जी। अगर आपका सिजेरियन पहले एमनियोटिक फ्लूइड के कम होने की वजह से हुआ था, लेकिन अब आपका एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अगर आपके पहले बेबी का मतलब कि इसलिए उस दफ़ा आपका सिजेरियन हुआ कि बेबी की जो कॉर्ड है वो आपके मतलब कि बेबी के गले में अटक गई या घूम गई, उस मतलब कि जिसको हम नकल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, अगर इस टाइप की कोई एमरजेंसी की कंडीशन हो गई थी और इस टाइम पे बिल्कुल नॉर्मल है, कोई एमरजेंसी की कंडीशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है एनवीडी की ट्राई आप कर सकते हैं। अगर बेबी ने मेकोनियम पास कर दिया हो तो सिजेरियन हुआ हो, लेकिन इस टाइम पे यानी कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। ठीक है जी। बेबी का साइज़ नॉर्मल होना चाहिए, और बेबी का मतलब कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या यानी कि फीटल डिस्ट्रेस इस तरह का कोई मसला ना हो। सो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, यानी कि अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम हो जाए
तो वो एमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर नेक्स्ट टाइम आपकी प्रेगनेंसी में इनमें से कोई इशू नहीं है तो आप एनवीडी के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये भी होता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो आपकी इंसिजन देखते हैं अल्ट्रासाउंड के थ्रू, यानी कि आपका यूट्रस जो आपकी बच्चेदानी होती है, ये नहीं कि आपके एब्डोमिनल एरिया पे इंसिजन किस तरह से लगा हुआ है, आपके जो यूट्रस होती है, जो बच्चेदानी होती है जिसके अंदर बच्चा मौजूद होता है, उसका जो है कट जो है वो डॉक्टर्स ने किस तरह से आपके प्रीवियस सी सेक्शन में लगाया, वो वर्टिकल है या वो ट्रांसवर्स है। ठीक है जी, अगर तो वो वर्टिकल है तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स कभी भी एनवीडी के लिए जो है वो आपको ये फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें जो है वो यूट्रस के ओपनिंग का मसला बन सकता है, यानी कि रिस्क होता है। अगर वो वर्टिकल या मतलब कि नहीं है, ट्रांसवर्स है, तो आप जो है वो एनवीडी की ट्राई कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन फिर भी ये 9th मंथ तक, यानी कि जब तक आपकी प्रेगनेंसी फुल टर्म नहीं हो जाती, सारे जो हैं वो आपके जो है फिज़िकल अपीयरेंस और आपकी मेडिकल जो है वो डायग्नोसिस वगैरह, वो हर चीज़ जो है वो डॉक्टर्स जो है जब तक बिल्कुल स्टडी नहीं कर लेते कि कोई भी मेडिकल इशू नहीं बन सकता, तो तब तक जो है वो आपको नहीं बता सकते कि आप नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई कर सकते हैं। ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आपको पेन्स लगेंगी या आपकी यानी कि प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो है डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि आप नॉर्मल डिलीवरी जो है वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब इसका एक और रीज़न ये है कि डॉक्टर्स जो हैं वो क्यों पहले सिजेरियन के बाद सेकंड टाइम जो है वो आपको क्यों जो है वो कहते हैं कि नहीं जी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, आप जो है वो रिस्क ना लें, आपका जो है सिजेरियन ही होगा। वो उसमें डॉक्टर का कोई बेनिफिट नहीं होता, उसमें ये होता है कि आपका जो है इंसिजन या आपके जहाँ स्टिचेस लगे थे वो एरिया जो है अगर वो थिन है, यानी कि वो प्रॉपरली जो है अभी उसको मतलब हील नहीं हुआ, तो उसमें यह है कि आपकी यूट्रस रप्चर होने का, यूट्रस के फट जाने का ख़तरा होता है कि अगर आप पेन्स लेंगी, आपको दर्दें होंगी, आप पुश करेंगी तो आपकी यूट्रस जो है वो फट सकती है, रप्चर हो सकती है। सो इसलिए डॉक्टर्स जो है वो आपको कहते हैं कि नहीं, आपका यानी कि बेबी के दरमियान जो है वो पिछले बेबी और इस बेबी के दरमियान गैप जो है वो बहुत कम है। सो आपका जो ज़ख़म जो है, आपके जो स्टिचेस हैं, आपकी स्किन है जो वो अभी तक हील नहीं हुई प्रॉपरली, सो आप जो है वो बिल्कुल भी नॉर्मल की ट्राई ना करें। लेकिन अगर 2-3 साल का वक्फा है तो आपकी जो है वो हो सकती है नॉर्मल डिलीवरी। ठीक है जी, इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि फिर अगर यूट्रस रप्चर हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। फिर उसमें क्या होता है कि या तो यूट्रस को रिमूव करना पड़ता है, या तो अल्टीमेटली पेशेंट या बेबी दोनों की भी डेथ हो सकती है, पेशेंट की भी डेथ हो सकती है, बेबी को तो किसी तरह रिकवर कर सकते हैं। सो इस तरह की मेडिकल इमरजेंसी कंडीशंस बन सकती हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पहले सिजेरियन के बाद जो है सेकेंड टाइम आप जो है नॉर्मल बेबी जो है वो पैदा करना चाहती हैं नेचुरल डिलीवरी के थ्रू, नेचुरल फिनोमिना के थ्रू, एनवीडी के थ्रू, तो आपको कम से कम जो है 2-2.5 साल का गैप